डियर स्टूडेंट, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूर्व में बहुत सारे लेक्चर्स हमने पढ़े हैं और उन लेक्चरों में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स है या कोई भी एलिमेंट्स है या कोई भी मेटल्स है या कोई भी कंपाउंड्स है, उसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजंस है, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्स पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ में समझाएंगे और समझ के फिर हम आज के टॉपिक में आएंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, इसी में कंटिन्यूस में, कि जो चुंबकत्व है ये मैग्नेटिज्म है, उस पर ताप का क्या प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिज्म, या चुंबकीय गुण जो है ताप से टेम्परेचर से कैसे प्रभावित होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि भाई ताप बढ़ने पर या घटने पर या ताप का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर क्या प्रभाव होता है, वो बाद में आएंगे। तो देखिए, हमने इस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के जो टॉपिक है, जो कि थर्ड ईयर में इस जो है आपके सिलेबस में, और इसमें पूरा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में पूरा टॉपिक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ यहाँ पर, जो अब मैंने पूर्व में पढ़ा था। देखिए, किसी भी कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशंस और स्पिन मोशन की वजह से होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर स्पिन करता है, तो वहाँ पर स्पिन मोशन करेगा, और अपने ऑर्बिटल में चारों ओर घूमता है तो वहाँ ऑर्बिटल मोशन होगी। तो स्पिन मोशन से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के मान आएंगे और ऑर्बिटल मोशन से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान आएंगे। और ये मानों को अगर हम जोड़ दें तो उस कंपाउंड में या उस मेटल में या उस कॉम्प्लेक्स में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स का मान यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें हमने यहाँ पर ये समझा था जो है कि इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है, उस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में हमने यहाँ समझा इस टॉपिक में कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनके अंदर केवल और केवल स्पिन मोशन का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और ऑर्बिटल मोशन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल होता है। और नेग्लिजिबल होने की वजह से इसको हम जो है नगण्य मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं, इसको लीव इट कर सकते हैं। तो ये बात केवल डी ब्लॉक पर लागू हुई थी, लेकिन एफ ब्लॉक की अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ऑर्बिटल मोशंस के जो मान हैं, उस जिसकी वजह से ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान आएंगे, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, या वो मान भी यहाँ पर ऐड करने होंगे। ये हमने इस टॉपिक्स में पढ़ा। दूसरा, हमने जो मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर बहुत सारे जो है बिहेवियर होता है इनका, जैसे कुछ होते हैं डायमैग्नेटिक, कुछ होते हैं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, कुछ होते हैं यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक, कुछ होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, कुछ होते हैं फेरी मैग्नेटिक। इनके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ा था, और क्या है, किसमें क्या है। और हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा था, शुरू के लेक्चर्स में हमने ये भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक जो है फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो टेम्परेचर, वो भी पढ़ा था। टेम्परेचर के अलावा था नेचर ऑफ सब्सटेंस थी, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड था, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन हमने इतना ही पढ़ा था कि ये प्रभावित करते हैं, इनके डिटेल्स नहीं पढ़ा था। तो टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा भी हम इस टॉपिक में हमने जो है पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि म्यू एस और म्यू इफेक्टिव में क्या रिलेशंस है, और वैल्यूज भी निकाली थी। और इसके अलावा भी हमने यहाँ पर पढ़ा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम जो है मैथमेटिक डेरिवेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चुंबकीय सहनशीलता का हम गणना करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और हमने मैग्नेटिक मोमेंट के मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो है वो एक फॉर्मूला हमारा था कि म्यू इफेक्टिव बराबर म्यू एस √4s(s+1), या एस की जगह यहाँ पर एन आया, एन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो म्यू एस बराबर √n(n+2) फॉर्मूले से हम कॉम्प्लेक्स में या 3D श्रेणी के तत्वों में मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान को हमने कैलकुलेट्स किए थे। ठीक है, और
और ऑर्बिटल मोशंस के मान को यहाँ पर हमने छोड़ा। तो ये जो पूरी चीज़ है जो मैंने यहाँ पर रिपीट किया आपको, ये इस टॉपिक में आपने पढ़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपके इस पूरा का पूरा टॉपिक है। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं, ये हमने ढंग से पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अब आज जो हम पढ़ना चाहते हैं वो ये है कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिज्म है या जो है इस या मैग्नेटिक मोमेंट के मान है वो टेम्परेचर से कैसे प्रभावित होते हैं। तो ये कैसे प्रभावित होते हैं या चुंबकीय गुणों पर ताप का या टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए सामान्य तौर पर चुंबकीय प्रयोग और निश्चित ताप जो मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान निकाले जाते हैं वो एक निश्चित टेम्परेचर्स पर निकाले जाते हैं और वो टेम्परेचर होता है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम जो वैल्यू निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, वो कमरे के ताप हो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट्स के अंदर अगर मैग्नेटिक मोमेंट के मान हम निकालते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अब इस ताप बढ़ने पर इसका जो प्रभाव है सामान्य ताप पर, ये सामान्य ताप पर हम निकालते हैं। लेकिन अगर इस सामान्य ताप से जो है टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो हाँ ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है प्रभावित होती है, समझ रहे। और उसमें हमने पहले जो दो टेम्परेचर यहाँ पर पढ़े थे, नील टेम्परेचर्स हमने पढ़ा है और नील टेम्परेचर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का तो मूल गुण माना जाता है और वह ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रभाव है वो बहुत न्यूनतम पड़ता है। मतलब जो डायमैग्नेटिक जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती उस पर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर वो डायमैग्नेटिक होते हैं या मतलब जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती उन पर ताप का प्रभाव न्यूनतम होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन जिन कंपाउंड्सों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो चाहे पैरामैग्नेटिक हो चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो तो उन पर जो है नील टेम्परेचर से अधिक ताप का प्रभाव पड़ता है या उनका अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व जो है घट जाता है। किससे? नील टेम्परेचर से। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाया विभिन्न प्रकृति के पदार्थों के चुंबकीय सहनशीलता की प्रवृत्ति। देखिए एक तरफ हमने एक एक्सेस लिया है, एक एक्सेस पर हमने चुंबकीय सहनशीलता ली है, ग्राफ देखा रखा है इसमें नोट्स में, और एक तरफ हमने लिए परम ताप। अब देखिए यहाँ पर ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ या सीधी स्ट्रेट लाइन है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ताप आप बढ़ाते जाइए। स्ट्रेट लाइन आई है इसमें, देख लीजिए ग्राफ के अंदर। दूसरा, अगर हम यहाँ पर लेते हैं जो है फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय, देखो अनुचुंबकत्व का ये ग्राफ है स्ट्रैडामेडा। अनुचुंबकत्व में देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर आपका जो है बढ़ रहा है तो ये घट रहा है चुंबकीय सहनशीलता। यहाँ पर ये टेम्परेचर इधर बढ़ा तो ये घट रही है, और कम टेम्परेचर पर इसका मान क्या है पैरामैग्नेटिक में ग्राफ देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है ये। तो इस पर कम टेम्परेचर पर मतलब इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट के मान या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब क्रांतिक ताप पर ये घटता चला गया, ठीक है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखिए, और लो पहले इधर देख लीजिए, फेरोमैग्नेटिक में देख लीजिए। फेरोमैग्नेटिक में भी जो है ताप बढ़ाने पर ये जो है पहले सबसे ज़्यादा फिर घटता चला गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाते जो है आपका फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर घट रही है, दोनों ग्राफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि पहले क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके बाद में जो है नील टेम्परेचर के बाद में ये घटता गया। ये नील टेम्परेचर दिखा रहा है इसमें ग्राफ के अंदर, इसको समझ लेना। तो यहाँ पर ये घटता गया, मतलब नील टेम्परेचर के बाद में जो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो घटती गई है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये दिखाया गया। इसी प्रकार से हमने जब संकुलों में ताप के साथ साथ चुंबकीय व्यवहार में परिवर्तन को जो है हम इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो एक तरफ हमने टेम्परेचर लिया, दूसरी तरफ हमने जो क्या लिया यहाँ पर चुंबकीय सहनशीलता। तो देखिए हमने दो कॉम्प्लेक्स लिए यहाँ पर,
स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और इस जो है स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं यहाँ पर जो है। हमारे दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते थे जिनमें D2sp3 और sp3d2 संकरण होता है। तो देखिए क्या हुआ इसमें, जो चक्रण स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, स्पिन कॉम्प्लेक्स में जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, चुंबकीय सहनशीलता जो है घट रही है। लेकिन स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखिए आप जो है ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सहनशीलता यहाँ पर बढ़ रही है। ये ध्यान देना, कहने का मतलब स्पिन पेयर्ड संकुल में बहुत कम टेम्परेचर पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के मान बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के मान कम है। ये ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर दो लाइनें इस तरह। और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, कम टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया है यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। समझ आप। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिया है, पीटी का ईडीटी के साथ संकुल बनाए तो संकुल में चुंबकीय व्यवहार का ताप पर प्रभाव। हमने पीटी जो है धातु लिया और इस पीटी धातु के साथ में हमने किसका ईडीटीए एक्सीडेंटल लिगेंड है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाया। तो देखिए आप क्या हुआ कि पहले जो है ये टेम्परेचर 100, फिर 200 पे, फिर 300 पे, तो क्या हुआ, पहले जो है इससे फिर बढ़ा एकदम, फिर बढ़ी और फिर ये इस तरीके से बढ़ती चली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा। इसमें ग्राफ देगा स्लोप इस तरीके से आपको, मतलब सबसे 200 डिग्री पर ज़्यादा, फिर सब और बढ़ रहे हैं यहाँ पर 300 पर, और मतलब इस तरीके से। तो ये व्यवहार, यह ताप पर, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स का जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कॉम्प्लेक्सों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के मान यहाँ पर चेंज होते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, म्यू बराबर G√J+1, ये फॉर्मूला दिया गया। और G जो है, G बराबर यहाँ पर दिया है 1S+1 माइनस L+1 और प्लस J+1 /2J+1, J बराबर L+S, J जो है J बराबर कैपिटल L+S और कैपिटल L बराबर स्मॉल l1 स्मॉल l2 स्मॉल l3 और प्लस डॉट 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 स्मॉल n, और कैपिटल S बराबर स्मॉल s1 s2 s3 और डॉट 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 sn। तो ये जो कैपिटल L है, ये इसका मतलब है टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की क्या है, ऑर्बिटल मोशंस। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट का मान है स्मॉल l1, दूसरा है तो l2, इससे माना है। और कैपिटल S है वो स्मॉल s s2 का योग है यहाँ पर। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, कैपिटल S है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन। कहने का मतलब इसको दोनों को अगर जोड़ दें, मैंने पहले भी बताया था आपकी ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के जो है का टोटल, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट के मान प्राप्त होते हैं, और इनको जोड़ लें टोटल तो यहाँ पर J का मान आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इसी को आपने LS कॉपलिंग पहले भी मैंने यहाँ पर पढ़ा है। तो इस तरीके से जो है कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स के जो है, कॉम्प्लेक्स हो या मेटल हो या कोई भी एलिमेंट्स हो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कौन प्रभावित करता है, टेम्परेचर भी प्रभावित यहाँ पर करता है, जो कि हमने एग्जाम्पल लेकर ग्राफ से यहाँ पर समझा है जो है। और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो है हम इसी क्रम में हम यहाँ पर जो है ये देखेंगे कि ये जो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 3D कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक डाटा है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। समझ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा फॉर 3D कॉम्प्लेक्स, क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है। देखिए किसी भी पदार्थ में उच्च चुंबकीय आघूर्ण के मान यह संकेत देते हैं कि वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या सक्रियता रखता है। कहने का मतलब है अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स के मान ज़्यादा है, इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रति एक्टिव है, उससे ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और ये उच्च चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है अगर उसमें है तो वो कॉम्प्लेक्स या वो कंपाउंड्स जो है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक है, यदि किसी संकुल में उच्च चुंबकीय आघूर्ण का मान है तो उसमें उसके कम स्थायी अगर है तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कम स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और चुंबकीय अनुनाद ऊर्जा स्तरों का विपाटन का संकेत, मतलब उसमें स्प्लाइटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी।
उच्च चुंबकीय आघूर्ण अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समशंकुलों में विभेदन करता है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण के मान जिन कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा हैं वो कम स्टेबल होंगे, मतलब अनस्टेबल होंगे, और जिनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगे और उनकी जो प्रवृत्ति है वो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगी। कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता है। और ये मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है इस कॉम्प्लेक्स की वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो कि हमने इस लेक्चर्स में समझा। तो बच्चों आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, बहुत सारे ग्राफ्स यहाँ पर बनाए उसके आधार पर आपने समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। डॉक्टर एच.एस. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।